हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम, फिगर बिसाइड शोज टू ब्लॉक्स P of mass small m and Q of mass capital M on a horizontal surface X. There is no friction between P and Q and Q and X. A horizontal force F is applied to the block Q is able to prevent P from slipping on the inclined surface of Q. The value of F is, एक वेज है कैपिटल M मास का Q और इस वेज पर दूसरा एक ब्लॉक स्मॉल m मास का P ये रखा हुआ है। ये इंक्लिनेशन है थीटा और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि P और Q के बीच, मतलब इस स्मॉल m मास के ब्लॉक और वेज के बीच यहां फ्रिक्शन नहीं है बिटवीन द इंक्लाइंड सरफेस एंड स्मॉल m मास, और यहां भी फ्रिक्शन एब्सेंट है बिटवीन Q मतलब वेज एंड दिस सरफेस X। तो फ्रिक्शन इज एवरीवेयर एब्सेंट। फिर हमसे बोला हुआ है कि इस सिस्टम पर या इस वेज पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया हुआ है F। इस फोर्स F की वैल्यू कितनी हो कि ये ब्लॉक P विद रिस्पेक्ट टू दिस इंक्लाइंड सरफेस स्लिप ना हो, मतलब वेज के रिलेटिव स्मॉल m मास का ये ब्लॉक रेस्ट में हो या इक्विलिब्रियम में हो, तब इस F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ऐसा हमसे पूछा हुआ है। तो क्या सोचेंगे सबसे पहले कि ये फोर्स यदि F हम अप्लाई करेंगे सिस्टम पर, हमने सिस्टम को मान लिया है ये कैपिटल M प्लस स्मॉल m मतलब वेज प्लस द ब्लॉक P, इसको हमने सिस्टम बना लिया। इसके ऊपर यदि फोर्स लगेगा F तो क्या होगा, ये सिस्टम इधर मूव करेगा टुवर्ड्स राइट, और दोनों यदि सेम एक्सेलरेशन से इधर मूव करें तो क्या होगा, तो वेज के रिलेटिव इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्योंकि सेम है, तो सेम डिस्प्लेसमेंट सेम वेलोसिटी सेम एक्सेलरेशन होने से विद रिस्पेक्ट टू वेज ये ब्लॉक रहेगा रेस्ट में। यदि ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करते हैं राइटवर्ड्स तो हम मान लेंगे कि इस फोर्स F के अप्लाई करने पर ये सिस्टम मतलब ये वेज और ये ब्लॉक दोनों एक्सेलरेशन A से राइटवर्ड्स मूव करने लगते हैं। हमको इस F की वैल्यू बतानी है। F कितना होगा फिर, तो इन दोनों को मिलकर हमने सिस्टम बनाया है और हमने माना है कि दोनों एक्सेलरेशन A से मूव कर रहे हैं, तो बस सीधे F इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। पर हमें A की वैल्यू तो पता नहीं है, A अब हमको फाइंड करना है, मतलब ये एक्सेलरेशन है कितना। तो अब हम क्या करेंगे, अब वेज फ्रेम में इस ब्लॉक की स्टडी करेंगे, स्मॉल m मास की स्टडी करेंगे। पर ये वेज फ्रेम तो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, ये खुद भी एक्सेलरेट हो रहा है, और एक्सेलरेटेड फ्रेम वो होता है नॉन इनर्शियल, और नॉन इनर्शियल फ्रेम से जब काम कर रहे होते हैं while working from a non-inertial frame we require a pseudo force in addition to all real forces। जब भी हम FBD बनाएंगे तो उसमें सूडो फोर्स को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। तो अब हम काम कर रहे हैं कहां से, अब हम काम कर रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम या इस वेज फ्रेम से। तो वाइल वर्किंग हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, स्मॉल m मास के ब्लॉक की, मतलब हम स्टडी इसकी कर रहे हैं P की। पर हम कहां से काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी वेज फ्रेम से। तो वाइल वर्किंग फ्रॉम द वेज फ्रेम ये सब आपको लिखना नहीं है, अभी अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। इसको बहुत ध्यान से सुन लें इस डिस्कशन को, बाद में इसी तरह के और दूसरे हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो बड़ी स्पीडली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो वाइल वर्किंग फ्रॉम द वेज फ्रेम, तो अब वेज फ्रेम कैसा है, ये है नॉन इनर्शियल। स्टडी किसकी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं स्मॉल m मास के ब्लॉक की, क्योंकि हमको मालूम है कि वेज के रिलेटिव ये रेस्ट में है, मतलब इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो वेज फ्रेम से हम काम कर रहे हैं, तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। आप बोलें तो यहीं इसी के ऊपर शो कर देते हैं। तो एक फोर्स तो इसके ऊपर काम करेगा, ये क्या, वेट। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि हम इसकी स्टडी कर रहे हैं स्मॉल m मास के ब्लॉक की, तो उसके ऊपर एक फोर्स आएगा
mg उसका वेट एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन दिस ब्लॉक, दूसरी होगी नॉर्मल रिएक्शन, और वो हमेशा सरफेस से नॉर्मल शो करना चाहिए। ये हो गई नॉर्मल रिएक्शन, और हमें रटा हुआ है कि ये थीटा हो तो यह एंगल भी थीटा होता है। तो एक हो गया mg, एक हो गया n। इसके अलावा एक फोर्स और हमें शो करना पड़ेगा, और वो कौन सा? वो होगा सूडो फोर्स। सूडो फोर्स भी हमको यहां शो करना पड़ेगा। और सूडो फोर्स कैसे लेते हैं? तो बॉडी अंडर स्टडी, उसका मास लेंगे m, फ्रेम का एक्सेलरेशन है, फ्रेम मतलब वेज, वेज का एक्सेलरेशन है a, तो मास ऑफ द बॉडी अंडर स्टडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब इधर हमें उसे शो कर देना पड़ेगा, किसे? सूडो फोर्स को। और वो कितना होगा? वो होगा ma। तो इस तरह mg n के अलावा ये ma भी लगेगा, क्योंकि हम इस ब्लॉक की स्टडी वेज फ्रेम में कर रहे हैं, और वेज फ्रेम है नॉन इनर्शियल। अब एक बात अच्छे से दिमाग में रखें कि जरूरी नहीं होता कि हम वेज फ्रेम से ही काम करें, नॉन इनर्शियल से ही काम करें। ग्राउंड फ्रेम से भी हम इसकी स्टडी कर सकते थे, तब फिर हमको सूडो फोर्स की जरूरत नहीं होती। तो दोनों में से जब भी कभी नॉन इनर्शियल फ्रेम से काम करें तो सूडो फोर्स का अकाउंट में लें, आंसर वही आएगा। ग्राउंड फ्रेम से काम करेंगे, सूडो फोर्स अकाउंट में नहीं लेंगे, तब भी आंसर वही आएगा। तो ये हमारी चॉइस होती है, इन दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो करना चाहिए, जो आपको हैबिट में हो, पर गड़बड़ नहीं करना चाहिए। यदि आप वेज फ्रेम से काम कर रहे हैं तो फिर आपको सूडो फोर्स को अकाउंट में लेना है। मैं फिर से डिस्कस करता हूं, क्या बोला है हमसे? ये एफ कितना हो कि वेज के रिलेटिव ये रेस्ट में रहे। इन शॉर्ट, तो हम क्या करेंगे? वेज फ्रेम से इसकी स्टडी करेंगे, और वेज फ्रेम यह है नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम जैसे ही दिमाग में आएगा, ये थॉट दिमाग में आया, तो mg n के अलावा आपको ma को शो कर देना है। अब करेंगे रिजोल्यूशन इन फोर्सेस का, क्योंकि हमको नेट फोर्स 0 मिलेगा, इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स 0 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? इस mg का एक कंपोनेंट तो यहां लेंगे हम, ठीक है, इस लाइन के अलोंग। तो mg का इधर कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा, ये तो हमें याद होता है, रटा हुआ है। और इधर आएगा कंपोनेंट स्मॉल m मास का, ये कैपिटल M तो इस वेज का मास है। इधर कितना आएगा कंपोनेंट? तो ये आएगा mg cos थीटा। ये mg का रिजोल्यूशन हो गया। इस ma का रिजोल्यूशन करने के लिए ऐसा सोचें, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना है? थीटा। ये थीटा है, तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा? इधर आएगा ma cos थीटा, और इधर कितना आएगा? इधर आएगा ma साइन थीटा। अब वेज फ्रेम से काम कर रहे हैं, और वेज फ्रेम में ये ब्लॉक रेस्ट में है, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन नेट फोर्स 0 है, अलोंग इंक्लाइन भी नेट फोर्स 0 है। इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या बताना है? एफ का वैल्यू, और एफ में ये तो हमें मालूम है, ए हमको पता करना है। ये इक्वेशन कैसे आई है वो आपने पहले समझ लिया है कि एफ फोर्स लगाया और हमने ऐसा मान लिया कि दोनों कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों ही एक्सेलरेशन ए से राइटवर्ड्स मूव करते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस डायरेक्शन में यदि बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बस mg साइन थीटा, mg साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? इधर ma cos थीटा, ठीक है, ma cos थीटा। ये m कैंसिल आउट, हमें चाहिए a, तो a बराबर हो गया g साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यानी g tan थीटा, और इसे यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फ्रॉम 1 हमको वो फोर्स की वैल्यू मिल गई। फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी tan थीटा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी tan थीटा, मतलब ये इसका आंसर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो वैसे तो ये बार बार आएगा ये फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू जी tan थीटा, इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अब ग्राउंड फ्रेम से हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि दो दो चार चार मेथड से करने से और कंफ्यूजन्स होते हैं। बेहतर है कि आप एक कोई मेथड अपना लें कि हमको तो सूडो फोर्स से ही काम करना है, मतलब ही नॉन इनर्शियल से। तो एग्जाम में भी आए तो ऐसी 2 4 5 मेथड से करने की जरूरत नहीं है, आप इसी से करो, आंसर आपका आ जाएगा। तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m
इंटू जी tan थीटा। और वक्त हो आपके पास, टाइम हो, तो फिर आप उससे भी करके देखिए, ग्राउंड फ्रेम से इसकी स्टडी करें, तब भी आपको आंसर यही मिलने वाला है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ फेस AC of a wedge. AC makes an angle theta with the horizontal. With what acceleration A must the wedge be moved so that the block has no motion relative to the wedge? No motion का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम। ये ब्लॉक यदि वेज के रिलेटिव इक्विलिब्रियम में है या रेस्ट में है, तो हमको बताना है एक्सेलरेशन जिससे इस वेज को मूव करना चाहिए। तो हम मान लेंगे, वैसे तो इसका आंसर ही अब आपको याद है, आप जानते हैं इसका आंसर है ये जी tan थीटा। कैसे सॉल्व करते हैं वैसे इसको? एग्जाम में मान लो भूल जाते हैं ये आंसर, तो कैसे याद करेंगे? पहले मान लेंगे कि सिस्टम का एक्सेलरेशन है a, मतलब ये वेज और ये स्मॉल m मास का ब्लॉक दोनों ही मूव कर रहे हैं विद एक्सेलरेशन a टुवर्ड्स राइट, और वेज के रिलेटिव इसको हमको रेस्ट में रखना है। और वेज क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम से काम कर रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो सूडो फोर्स की जरूरत होगी। ये बात दिमाग में आ जाती है तो फटाफट रियल फोर्सेस और रियल फोर्सेस के साथ साथ दिखा देंगे एक सूडो फोर्स। तो रियल फोर्सेस कौन कौन से? पहला तो mg, स्टडी किसकी कर रहे हैं? स्मॉल m मास के ब्लॉक की। कहां से? वेज फ्रेम से, तो ये mg दिखा दिया। फिर इधर दिखा देंगे नॉर्मल रिएक्शन, और तीसरा ये होगा सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता है? मास अंडर स्टडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन। तो ये तीन फोर्सेस शो कर दिए। अब इनका रिजोल्यूशन करेंगे अलोंग इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। तो mg का रिजोल्यूशन करें पहले, तो mg के रिजॉल्व पार्ट्स कौन कौन से होंगे? तो इधर आएगा कितना? इधर आएगा mg साइन थीटा, ये वैसे भी आपको याद है। और इधर होगा इसका कंपोनेंट, क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा होता है, ये थीटा है तो ये mg साइन और ये mg कॉस। इसी तरह ma के भी रिजॉल्व पार्ट्स लेंगे, तो ये थीटा हो जाएगा इस ma का, तो ma का इधर कंपोनेंट होगा ma कॉस थीटा और इधर आ जाएगा ma साइन थीटा। ठीक है ना, ma साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन पूछी होती तो n इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन, पर हमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं, एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू ma कॉस थीटा, m कैंसिल आउट, तो बस a इज इक्वल टू हो गया g साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी g tan थीटा। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो इसको रटा भी जा सकता है, याद रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं? इन द गिवन फिगर द वेज इज एक्टेड अपॉन, ये एक वेज है, एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F। ये फोर्स दिखाया हुआ है यहाँ पर, इस वेज के ऊपर एक कांस्टेंट वैल्यू का फोर्स F लगाया गया। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? द वेज इज मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये सरफेस कैसी है? स्मूथ, फ्रिक्शन इज एब्सेंट, म्यू इज 0। फिर अ बॉल ऑफ मास स्मॉल m इज एट रेस्ट रिलेटिव टू द वेज। ये पिछला वाला ही केस हो गया, क्वेश्चन जो फर्स्ट हमने किया था 51st, उसी जैसा हो गया। द रेशियो ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन स्मॉल m by the wedge when F is acting, case 1, and F is withdrawn assuming no friction between the wedge and the ball is equal to। मतलब दो केसेस में बात हो रही है, उसमें से केस 1 कौन सा है? केस 1 जब ये फोर्स लग रहा है तब स्मॉल m मास पर इस वेज ने कितना फोर्स लगाया, मतलब बात हो रही है नॉर्मल रिएक्शन की, नॉर्मल रिएक्शन की बात हो रही है। तो फटाफट वही काम करेंगे जो अब तक हम करते आ रहे हैं। क्या करेंगे? एक फोर्स mg इधर दिखाया, उसके पहले मान लेंगे इसका एक्सेलरेशन है इधर, किसका? दोनों का, क्योंकि इसके रिलेटिव ये रेस्ट में है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम, तो ये mg दिखा दिया। फिर ये है वो नॉर्मल रिएक्शन जो हमें चाहिए है n1 केस 1 में। तीसरा फोर्स कौन सा होगा? तीसरा फोर्स आएगा इधर, वो होगा सूडो फोर्स, सूडो फोर्स। फिर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, mg के कंपोनेंट्स ले लेंगे, इधर आएगा कितना? इधर आएगा mg cos थीटा और इधर होगा mg साइन थीटा, ये हो गया mg साइन थीटा। ठीक है,
और इधर होगा mg cos थीटा। ये mg के कंपोनेंट्स, फिर ma के कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो कलर चेंज कर देते हैं। ये एंगल भी थीटा होता है। इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि फिर ये याद हो जाता है, ma cos थीटा। पर हमेशा करके देखना चाहिए, गलती फिर भी होती है हमसे, है ना। दूसरा कंपोनेंट आएगा इधर, ठीक है, वो होगा ma sin थीटा, है ना। तो दो इक्वेशंस बनेंगी, दो इक्वेशंस बन रही हैं। अब वेज के रिलेटिव ये रेस्ट में है, तो mg sin थीटा इज mg sin थीटा इक्वल्स टू ma cos थीटा। एक इक्वेशन ये, दिस इज इक्वेशन 1। दूसरा फिर नॉर्मल रिएक्शन n1 कितना है, तो n1 विल बी इक्वल टू mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, ठीक है। mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, ये दो इक्वेशंस मिल गई। मैं फिर से बोलता हूं, यहाँ पर दो केसेस में जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं उनका रेशो पूछा हुआ है बेसिकली। केस 1 कौन सा है, जब कोई फोर्स F लगा हुआ है और ये सिस्टम किसी कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, वेज के रिलेटिव स्मॉल m मास का ब्लॉक रेस्ट में। तब हमको ऐसी दो इक्वेशंस मिली। तो भूलना नहीं है कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से काम कर रहे हैं, सूडो फोर्स चाहिए, स्मॉल m पर नेट फोर्स 0 होगा, ऐसी इक्वेशंस बन जाएंगी, ठीक है। अब केस 2 कौन सा है, केस 2 में उसने कहा कि अब इस फोर्स का लगना बंद हो गया। कौन सा फोर्स, ये वाला फोर्स। ये फोर्स बंद हो गया तो क्या होगा, तो होगा ये स्मॉल m मास का ब्लॉक स्लिप हो रहा होगा या नहीं भी हो रहा होगा, चाहे जो हमें तो चाहिए नॉर्मल रिएक्शन। तब ये ma नहीं लगेगा ना, तब ये ma नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा, mg। और mg उसका इधर आएगा एक कंपोनेंट mg साइन, इधर आएगा mg cos, और mg cos n1 के बराबर होगा, n2 कहना पड़ेगा उसे, n2 के बराबर होगा, यानी n2 वुड बी mg cos थीटा whether small m moves और इट डज नॉट मूव। दोनों बार n2 तो इतना होगा mg cos थीटा। हमको इन्हीं का रेशो चाहिए, तो n1 बाई n2 पूछा हमसे, n1 बाय n2। एग्जाम में भी सावधानी से आपको देख लेना पड़ेगा, कई बार n2 बाय n1 पूछा होता है और हमको वो आंसर याद होता है, गड़बड़ी में हम कुछ उठपड़ा आंसर मार्क कर सकते हैं। तो n1 मतलब ये mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। ए की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इधर से ये m कैंसिल, ए की जगह सब्सटीट्यूट कर सकते हैं g tan थीटा, ठीक है। तो m फिर क्या लिखेंगे, g tan थीटा, ये सब्सटीट्यूशन कर दिया मैंने यहाँ a का, है ना। उसके अलावा क्या आ रहा है उसमें, उसके अलावा आ रहा है sin थीटा, ठीक है। आप चाहें तो अगली स्टेप में कर सकते हैं, नीचे आ रहा है mg cos थीटा, ठीक है। फिर अब यहाँ थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, साइन बाय कॉस। तो पहले तो m कैंसिल करें यहाँ से सब जगह से, वो कैंसिल आउट, g भी कैंसिल कर देते हैं, g भी खत्म। अब यहाँ पर डालेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ऑन टेकिंग एलसीएम, और यहाँ खुद क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा, जो इसको बना देगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी क्या आ गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, यानी इसका आंसर हो गया सी। तो बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। आसान तो होते हैं क्वेश्चंस, पर ये इतने सारे क्वेश्चंस की भीड़ में आते हैं क्वेश्चंस कि फिर हमसे वो कंफ्यूजन में नहीं बनते, इसलिए प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। आप कितने भी अच्छे हों पढ़ाई में, तो भी आपको फॉर्मूला लिस्ट जरूर बनाना चाहिए। इस तरह के कुछ स्टैंडर्ड जो रिजल्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको फॉर्मूला डायरी में लिखना चाहिए। एक दो क्वेश्चंस भी कॉन्सेप्ट्स के साथ में उस फॉर्मूला डायरी में लिख देना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A particle slides down a smooth inclined plane of elevation theta fixed in the elevator going up with an acceleration a naught as shown. The base of the incline has length L. Then the time taken by the particle to reach the bottom of the plane is given by. तो ये दिख रही है वो लिफ्ट, एक्सेलरेशन a नॉट से वर्टिकली अपवर्ड जा रही है,
और यह है वो इंक्लाइन जिसका बेस है एल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। हमको बताना है कि इस लिफ्ट के अंदर लगे हुए इस इंक्लाइन प्लेन पर m मास का ब्लॉक टॉप से बॉटम तक आने में कितना टाइम लेगा, ये हमको बतलाना है। तो हम यदि इस स्मॉल m मास के ब्लॉक की स्टडी लिफ्ट फ्रेम से करेंगे, तो लिफ्ट फ्रेम ये नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटेड फ्रेम है। तो जब इसकी स्टडी होगी तो सभी रियल फोर्सेस के साथ साथ सूडो फोर्स को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। अलोंग इंक्लाइन हम एक्सेलरेशन पता करेंगे, और यदि वो कांस्टेंट हुआ तो इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स लगाकर और वो टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमको स्टडी करनी है इसकी स्मॉल m मास के ब्लॉक की। तो अलग डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए, यहाँ बना लेते हैं अलग से डायग्राम। यह है वो इंक्लिनेशन, ठीक है, वो इंक्लाइन प्लेन और उसका इंक्लिनेशन है थीटा, उसका बॉटम है एल, और ये मान लेते हैं वो स्मॉल m मास का ब्लॉक। इसके ऊपर सब रियल फोर्सेस दिखाएंगे, कौन कौन से होंगे वो, एक होगा mg और दूसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन। ये दो तो हो गए रियल फोर्सेस स्मॉल m मास के ब्लॉक के, और तीसरा होगा सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स कितना होता है, तो ब्लॉक अंडर स्टडी मतलब मास अंडर स्टडी m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम a नॉट एम ए नॉट, और एक्सेलरेशन जिधर है उसके ऑपोजिट उसको दिखाएंगे, यानी एम ए नॉट कहाँ आएगा, वो आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मतलब इधर अलग कलर से उसको दिखा देते हैं। तो ये है वो एम ए नॉट, ठीक है, और ये है एम जी, ये एम जी और ये एम ए नॉट। हमको इसका स्मॉल m मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन चाहिए अलोंग इंक्लाइन। तो अलोंग इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन हम करेंगे रिजोल्यूशन, ठीक है। तो ये एंगल थीटा होता है, ये हमें रटा हुआ है। तो ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन के हैं, तो एक साथ इनका यहाँ कंपोनेंट लिख सकते हैं हम। कितना होगा वो, एम ए नॉट कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ठीक है। एम कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा एम ए नॉट प्लस जी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये, और हमें तो ये चाहिए, या आप छोड़ भी देते तो काम चल जाता, इधर चाहिए हमें, और इन दोनों के कंपोनेंट्स इधर साइन थीटा के साथ आएंगे, यानी एम ए नॉट प्लस जी इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये दोनों रिजॉल्व हो गए, तो इसके ऊपर सिर्फ ये नेट फोर्स लग रहा है डाउन द इंक्लाइन, और किस फ्रेम में, वेज फ्रेम में या लेफ्ट फ्रेम में, ठीक है। तो ये है एक्सेलरेशन, ये फोर्स है। एक्सेलरेशन के लिए m से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास फाइनली डाउन द इंक्लाइन। कितना आ गया एक्सेलरेशन, ए नॉट प्लस जी टाइम्स साइन थीटा, और ये एक्सेलरेशन है डाउन द इंक्लाइन, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। अब इसको ध्यान से देखें, ए नॉट कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और कांस्टेंट यदि एक्सेलरेशन है तो इनसाइड द लेफ्ट डाउन द इंक्लाइन इसकी मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं। तो ऐसे इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे। अब ये कितना होगा, गलती से एल ना डाल दें, ये है एल, यह है बेस, और बेस होता है हाइपोटेन्यूज, इसको मैं एस बोलता हूँ, क्योंकि उस ब्लॉक को यहां से यहां आना है टॉप से बॉटम तक। मान लो वो एस चलता है, उसका डिस्प्लेसमेंट है एस, तो एल बराबर क्या होता है, तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। हमें चाहिए एस, तो एस होगा एल बाई कॉस थीटा। तो जब आप इसको यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम क्यों यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एस कितना है, तो एस होगा एल बाय कॉस थीटा, एल अपॉन कॉस थीटा, यू जीरो। इसको हम रेस्ट से छोड़ेंगे यहां से, इस कॉर्नर से ब्लॉक को, तो यूटी वाली टर्म तो नहीं आएंगी। हाफ एक्सेलरेशन ये हमने निकाल रखा है, ए नॉट प्लस जी टाइम्स साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, और हमें टी की जरूरत है, हमको फाइंड आउट करना है टी। तो टी कितना आ जाएगा, तो ये टी स्क्वायर लिख लें पहले, टी स्क्वायर बराबर होगा 2l, न्यूमरेटर में 2l, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा ये और साइन थीटा, मतलब ए नॉट
प्लस जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये तो है टी स्क्वायर, हमें टी चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट, मतलब ये हमारा आंसर होना चाहिए। टी इक्वल्स टू अंडर रूट 2l अपॉन ए नॉट प्लस जी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ गड़बड़ आपसे हो सकती है, यदि आप वहां सीधे एल पुट कर देंगे तो फिर कॉस थीटा गायब हो जाएगा, पर इसमें गायब दिख रहा है, तो यहाँ गड़बड़ हो सकती है, यहाँ ध्यान देंगे। बाकी वैसे वो आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 3 blocks of mass small m, capital M and M prime are arranged as shown in figure. The surfaces are frictionless, pulley and string are ideal. The mass m dash of the hanging block which will prevent the smaller block of mass m from slipping over the wedge will be. हमको बताना m dash का वो वैल्यू जब वेज के रिलेटिव स्मॉल एम मास का ब्लॉक रेस्ट में बना रहता है। अब लैंग्वेज आप पढ़कर समझ सकते हैं, प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम फ्रॉम स्लिपिंग, मतलब इन दोनों का एक्सेलरेशन कुछ कॉमन है। तो सबसे पहले उसको मान लेते हैं, एक्सेलरेशन मान लो है ए, कॉमन एक्सेलरेशन, जिससे सिस्टम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मूव कर रहा है, और इसका एक्सेलरेशन यदि वेज प्लस स्मॉल एम मास ब्लॉक वो ए हो तो इसका भी एक्सेलरेशन सेम होगा, डाउनवर्ड्स, डायरेक्शन अलग होगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब इसका फोर्स डायग्राम बनाए तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है नीचे, कितना है वो m डैश जी, दूसरा होगा टेंशन T, और यही टेंशन इसके ऊपर एक्ट करेगा, इस सिस्टम के ऊपर। T है फोर्स सिस्टम पर लगने वाला, एक्सेलरेशन है a, तो इसकी फोर्स इक्वेशन बना सकते हैं, T इज इक्वल टू m प्लस स्मॉल m इंटू ए, तो एक इक्वेशन इसकी ये हो जाएगी। दूसरा, यदि कैपिटल M के रिलेटिव स्मॉल m रेस्ट में होता है तो कंडीशन आपको पता ही है, जी tan थीटा, यदि ये थीटा है, और इसकी एक इक्वेशन बनाएंगे और उनके मैनिपुलेशन से आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूं पहले मैं, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ m डैश, सेकेंड लॉ से, तो m डैश जी माइनस टी नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन 1 हो गई, दिस इज 1, m डैश ही हमको फाइंड आउट करना है। अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन यदि लिखें तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ कंबाइंड मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है, तो वो होगी T इज इक्वल टू टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू उसका एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन 2 हो गई। और इसको यदि प्रिवेंट करना है फ्रॉम स्लिपिंग तो वो आप जानते ही हैं, वो उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए जी tan थीटा, इसको नहीं भूलना है इस इक्वेशन को, ठीक है, ये बार बार काम आती है, कई बार तो इसी पे ही क्वेश्चन आ जाता है, यही पूछ ली जाती है, और नहीं तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमको डायरेक्ट याद आ जाना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब बस हमको फाइंड क्या करना है ये ना भूलें, हमको फाइंड करना है m डैश, तो m डैश की लड़ाई है अब, तो t इक्वल्स टू, t को मैंने ट्रांसपोज कर लिया, इसको इधर लाएंगे, m डैश को इधर लाते हैं, m डैश कॉमन कर लेते हैं, तो वो हो गया g माइनस ए। अब t की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए, और a है जी tan थीटा, ये सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू m डैश इंटू जी माइनस, इधर भी लिख दें जी tan थीटा, ठीक है, जी tan थीटा, और इसको सॉल्व करें तो g तो कट गया है ना, m डैश इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा हो गया, ये g कॉमन आकर इधर से कैंसल आउट हो जाएगा, इधर ऑलरेडी है कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू tan थीटा, हमको वैल्यू फाइंड करना है m डैश की, तो m डैश कम्स आउट टू बी ये सब कुछ कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है, इंटू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। पर यहां पर तो कुछ और दिखाई दे रहा है, तो क्या करें, ऊपर से
इन 3 ऑप्शंस में tan थीटा गायब दिख रहा है ऊपर से, और उसमें यदि tan थीटा है तो ये क्वांटिटी तो नीचे है, मतलब 4 तो गलत है, इसको नीचे ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ ले जाएंगे, tan थीटा को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो न्यूमरेटर में ये रह जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/tan थीटा मतलब हो जाएगा cot थीटा, और इसको डिवाइड करेंगे तो -1 हो जाएगा, मतलब कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन cot थीटा -1, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो अच्छा सवाल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A block of mass small m is in contact with cart C as shown in the figure. The coefficient of the static friction between the block and the cart is mu. The acceleration alpha of the cart that will prevent the block from the falling satisfies. तो हम स्टडी करेंगे इस ब्लॉक स्मॉल m की। ये स्मॉल m मास का ब्लॉक यदि कार्ट के साथ कांटेक्ट में रहता है तो अल्फा के लिए हमको कंडीशन निकालनी है। अल्फा क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट। तो क्योंकि कार्ट है एक्सेलरेटेड फ्रेम, तो जब इसकी स्टडी करेंगे कार्ट फ्रेम में तो रियल फोर्सेस के साथ सूडो फोर्सेस को भी अकाउंट में लेंगे। पहला फोर्स होगा mg, इसका वेट डाउनवर्ड्स। दूसरा होगा इस ब्लॉक पर सूडो फोर्स, वो कितना होगा, मास अंडर स्टडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। और इस वजह से एम अल्फा की वजह से इसको प्रेस करेगा स्मॉल एम मास का ब्लॉक कार्ट को, तो उसे मिलेगी नॉर्मल रिएक्शन। फिर इस ब्लॉक की टेंडेंसी है नीचे स्लाइड होने की, तो एक आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, और वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू एन। और यदि म्यू एन कैसा है, या हम बोल सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन, वो जब तक ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा किसके, mg के, तब तक ये कांटेक्ट में रह सकेगा। बस ये इसकी कंडीशन हो जाएगी। तो n की जगह क्या डाल देंगे, m अल्फा, और दोनों तरफ LHS RHS को m से डिवाइड कर देंगे, तो अल्फा म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू g, और अब म्यू से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू g बाय म्यू, और ये ही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g बाय म्यू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द मिनिमम एक्सेलरेशन दैट मस्ट बी इम्पार्टेड टू द कार्ट इन फिगर गिवन सो दैट द ब्लॉक ए विल नॉट फॉल, गिवन म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सर्फेसेस ऑफ द ब्लॉक एंड द कार्ट। तो बिल्कुल उसी तरह से इसको सॉल्व करना है, एग्जाम में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फटाफट इधर दिखाया आपने mg, ठीक है, इधर दिखा देंगे एक्सेलरेशन, इसका मास m सपोज करके, इधर दिखा देंगे ma, इधर नॉर्मल रिएक्शन, और इधर म्यू n। ठीक है, और कंडीशन बना लेंगे म्यू n इक्वल्स टू mg एंड n इज इक्वल टू ma। ठीक है, और चाहिए क्या आपको, आपको चाहिए एक्सेलरेशन, m कैंसिल, एक्सेलरेशन विल बी g अपॉन म्यू, तो आंसर g बाय म्यू इज करेक्ट। तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहां पर हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इनकी इतने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो अब ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज हम साल भर चलाते रहेंगे। आपको अच्छी लगती है तो आपको उस पर कमेंट जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। और आप मुझसे बात करना चाहें फोन पर तो बात भी कर सकते हैं। पेन ड्राइव कोर्स या फिर लाइव क्लासेस वाला कोर्स हमारा क्लासरूम, वो कुछ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि मेरी फिजिक्स आपको अच्छी लगती है। तो 9826334545 ये मेरा नंबर है। थैंक यू वेरी मच।